हम आपको नहीं चाहते हैं। ये स्पष्ट हो गया है कि ये मैंडेट मोदी जी के खिलाफ गया है। क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो मिले ये भी सही वो भी सही, वरदान मांगेंगे। আমি খুশি মোদিজি সিঙ্গেল লার্জেস্ট মেজরিটি পাইনি। चारों हमने मोदी जी की झोली में डाली हैं और एनडीए की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में बनने जा रही है। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवकन और मेरे साथ है मेरे सहयोगी अमन चोपड़ा और हम लेकर आए हैं चुनावों की नतीजों पर एक बहुत बड़ी मेगा कवरेज। यानी कुल मिलाकर एनडीए अपने दम पर मेजॉरिटी लेकर आ रहा है। बृजमोहन श्रीवास्तव हमारे साथ एनसीपी के हैं, अजीत दादा पवार के। बृजमोहन श्रीवास्तव, महाराष्ट्र ने और उत्तर प्रदेश ने तो निराश कर दिया एनडीए को। जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि ये बात बिल्कुल सच है कि महाराष्ट्र में और उत्तर प्रदेश में वो परिणाम हम लोगों को नहीं मिले जिसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे थे। ये बिल्कुल सच बात है। लेकिन ये बात भी उतनी ही सच है कि आज सबसे बड़ा अगर कोई दल है तो वो भारतीय जनता पार्टी, और सबसे बड़ा अगर कोई गठबंधन है तो वो एनडीए का गठबंधन है। मैं ये सोचता हूं कि ऐसी स्थिति में ये स्पष्ट है कि देश की जनता आज भी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को पसंद करती है और इसीलिए इस गठबंधन को इतना भारी बहुमत मिला है। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि आईएनडीआईए के जो साथी हैं वो किस आधार पर आदरणीय मोदी जी का इस्तीफा मांग रहे हैं। उनके अगर मैं मतों का प्रतिशत देख रहा था, अगर उसको भी देखते हैं तो उनके पास तो जनता का समर्थन उनको मिला ही नहीं है। जब लोकतंत्र में जनता का समर्थन ही नहीं मिला और उनका ये कहना कि मोदी जी इस्तीफा दे दे, मैं सोचता हूँ नितांत बिल्कुल, जो लोग लोकतंत्र की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं, वो ऐसी असंवैधानिक बात कहेंगे, इसमें बड़ा आश्चर्य होता है। ठीक, बृजमोहन जी आप रहिए हमारे साथ। शहनवाज हुसैन, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, वो इस वक्त हमारे साथ लाइव हैं। साथ ही सुनील यादव साजन साहब हैं समाजवादी पार्टी से, विवेक जी आपको नजर आ रहे हैं। पहले शहनवाज जी मैं आपके पास आ रहा हूं, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जेडीयू के सत्यप्रकाश मिश्रा भी हमारे साथ, सत्यप्रकाश जी भी हैं जेडीयू से। लेकिन शहनवाज जी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मोदी जी की नैतिक हार है ये, राहुल की यात्रा की जीत है, जनता की जीत है, बकौल खड़गे जी और राहुल गांधी। हार है मोदी जी की नैतिक हार। शहनवाज हुसैन, नहीं, मैंने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी थी क्योंकि मैं डिबेट में था तो उसी में प्रेस कॉन्फ्रेंस आ गई थी। ऊपर में जहां हम लोग बैठे हुए हैं उसके ऊपर एक आंकड़ा आ रहा है 290 वर्सेस 235। तो जो 290 जिनको मिला है उनकी नैतिक हार हो गई। सरकार बनाने के लिए 272 प्लस चाहिए, तो 272 से बहुत ज़्यादा है। हम लोग पहले इस देश के लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं, धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने तीसरी बार मोदी जी को शासन करने का, सेवा करने का अधिकार दिया है। इस देश का धन्यवाद करते हैं कि मोदी जी को हैट्रिक मरवाई है उन्होंने, और वो पहले प्रधानमंत्री हैं जो नेहरू जी के बाद वो तीसरी बार लगातार जीत के आ रहे हैं। और लोग कहते हैं लोगों की एंटी इनकम्बेंसी होती है, लेकिन मोदी जी तो सरकार बना ले गए। लेकिन देखिए, सरकार बन रही है, आप भी जान रहे हैं सीटें हमारी, इस समय निश्चित तौर पे एनडीए को अपने बूते बहुमत मिल रहा है, लेकिन बीजेपी को बहुमत नहीं मिल रहा। नीतीश कुमार सम्राट चौधरी से मिले नहीं हैं, वो वहां पर इंतजार करते रहे। कांग्रेस ने के सूत्रों का दावा है कि उन्होंने सरकार बनाने का फॉर्मूला तय कर लिया है, जिसमें डिप्टी पीएम का ऑफर वो नीतीश कुमार को दे रहे हैं और गृह मंत्रालय या वित्त मंत्रालय चंद्रबाबू नायडू को दे रहे हैं। अखिलेश यादव को भी डिप्टी पीएम बनाया जा रहा है और मल्लिकार्जुन खड़गे उनके प्रधानमंत्री हो सकते हैं, और राहुल गांधी या तो वित्त मंत्री या तो गृह मंत्रालय का पदभार ले सकते हैं। ये कांग्रेस की प्लानिंग है, ये सूत्रों का दावा है। तो सरकार की पूरी रूपरेखा बता दी जी, मैं बता रहा हूं। और आप देखिए कि घटनाक्रम कितनी तेजी से बदल रहा है। नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी से मिले नहीं है, वहां वो 1.5 घंटा बैठकर आ गए। मीसा भारती ने कहा है कि तेजस्वी नीतीश जी अगर आते हैं तो उनका स्वागत है। आरजेडी की तरफ से कहा गया पिक्चर अभी बाकी है। और आप बिहार से आते हैं शाहनवाज भाई, मैं आपसे जानना चाहता हूं, पिक्चर अगर अभी बाकी है और यहां पर इंडिया अलायंस मुमकान बन रहा है कि आप देख लीजिएगा, शपथ हमारा ही प्रधानमंत्री लेगा, मेजॉरिटी फ्लोर ऑफ द हाउस में हम ही प्रूफ करेंगे। पिक्चर है अभी
देखिए मैं तो एक तो सुनील जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने अच्छा परफॉर्म यूपी में किया। भले वो हमें बधाई तीसरी बार सरकार आने की नहीं देंगे, ये हमें मालूम है, थोड़ा फराग दिली से काम नहीं लेंगे, लेकिन ये कहना कि ये पूरा फार्मूला अमीश देवगन साहब के पास आ गया है, कौन पीएम होगा, कौन डिप्टी पीएम होगा, फाइनेंस किसके पास जाएगा, ये सब ख्याली पुलाव हैं। आ गए हैं मोदी, प्रधानमंत्री बन गए हैं मोदी, सरकार वही चलाएंगे, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। ये सही है कि जो आंकड़ा हम बीजेपी का चाहते थे वो आंकड़ा एनडीए का आया है। तो एनडीए के जितने उम्मीदवार हैं, मान लीजिए अब बिहार का जिक्र आपने किया, तो मोदी जी ने एनडीए के सब उम्मीदवारों के लिए प्रचार किया है, सबको जिताने के लिए रोल अदा किया है। और नीतीश जी और मोदी जी की जो जोड़ी है उसी का नतीजा है कि वहाँ हमने अच्छा परफॉर्म भी किया। और ठीक है, हम यूपी में नहीं अच्छा कर पाए, थोड़ा महाराष्ट्र में, थोड़ा बंगाल में भी ना अच्छा करने के कारण क्या रहे? उत्तर प्रदेश में आपका सुपड़ा क्यों साफ हुआ? नहीं, सुपड़ा नहीं साफ हुआ, परफॉर्मेंस हम जैसी उम्मीद कर रहे थे वो वैसा परफॉर्मेंस नहीं कर पाए। लेकिन जहां तक आंकड़ों का सवाल है, देखिए एक बात तय है कि हेडलाइन तो आप तय करेंगे, हम नहीं बताएंगे आपको, लेकिन आपकी हेडलाइन तो यही होगी ना कि फिर से आ गए मोदी, हैट्रिक बना ली मोदी ने, पहले नेहरू के बाद वो पहले प्रधानमंत्री होंगे जो तीसरी बार वो उठेंगे। विवेक, ये हैट्रिक की बात कर रहे हैं और आप कह रहे हैं खेल बाकी है। शहनवाज जी, सबसे पहली चीज, अभी भी एरोगेंस है आप लोगों में, जब आप खुद ही कह रहे हैं कि भाजपा की वजह से ही एनडीए के सभी घटक दल खड़े हुए हैं और हमारी कैनवेसिंग ही काम आई है। आपकी जो गिनती है वो 240 है, 272 का आंकड़ा जब होता है तब आप कहते हैं कि मोदी साहब, और आपकी गिनती क्या है विवेक भाई? हमारी जो भी हो, इन्होंने क्लेम करा है कि मोदी साहब की हैट्रिक है। पार्टी तो गिनती में नहीं है, और इंडिया अलायंस टोटल 235 है, बीजेपी अकेलौती इंडिया अलायंस से ज्यादा है। मुझे बोलने दीजिए, एक मिनट मुझे बोलने दीजिए। मॉरल राइट नहीं है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का, और भाजपा भी उनको पता नहीं भेजे ना भेजे। विवेक भाई, हो सकता है नई जानकारी, क्योंकि स्क्रीन पर भी नहीं है ना अभी, लेफ्ट की कितनी है? नहीं, आप प्लीज डोंट ट्राई टू डिफेंड टुडे अमन। अरे डिफेंड में वैसे अपनी जानकारी के लिए मुझे नहीं पता। प्राइम मिनिस्टर, लर्न टू क्वेश्चन द बीजेपी। 242 सीटें आई हैं, 240 और बोल नहीं पा रहे हो तुम अमन चोपड़ा, किन की सीटें कम आई हैं? क्वेश्चन करो इनको आप, क्वेश्चन करिए इनको आप आज। नहीं, एनडीए की आराम से क्या होता है? एनडीए का 290 है ना भाई, तो अभी आपको 235 आ गए, आपके तो हाव बदल गए। क्या ये विक्ट्री है? 235 सीटें क्या दे दी जनता ने? आपने तो ट्रेलर दिखाना शुरू कर दिया, ऐसे धमकाएंगे मीडिया को आप, ये पत्रकारों को ऐसे धमकाएंगे। ये देखिए आप, ये देखिए इनका चेहरा देखिए, 73 भी आती तो विक्ट्री होती। ये प्राइम मिनिस्टर की मॉरल हार है। अयोध्या भी हारे हैं, राम मंदिर का गलत इनॉग्रेशन किया, शंकराचार्य के खिलाफ गए, हिंदुत्व की हार हुई है। विवेक जी, मुझे लगता है कि आज आप में भी जोश ज्यादा है, और आप जोश के अंदर देखिए। अरे मैंने सीटें पूछी भाई, मुझे नहीं पता, 2 सीटें हैं शायद, तो पूछ, मुझे नहीं पता भाई, मैंने ईमानदारी से पूछी थी। बुरा क्या मानना? सुनील यादव, जी सुनील यादव, पहले तो 4 आपको है, शुभकामनाएं। सीपीएम की 4 है। सुनील यादव, पहले तो आपको शुभकामनाएं, आपने बीजेपी के विजय रथ को उत्तर प्रदेश में रोका। और मैं ये बात आज सुबह से, दोपहर से बोल रहा हूं कि अगर समाजवादी पार्टी बीजेपी को नहीं रोकती तो बीजेपी की मेजॉरिटी भी कोई नहीं रोक सकता था। एक अच्छा मैंडेट आप लेकर आए हैं, लेकिन सरकार बनाने की बात है या नहीं है? क्योंकि हमारे सूत्र कह रहे हैं कि डिप्टी पीएम अखिलेश यादव को भी बनाने को तैयार है कांग्रेस। देखिए अमित जी, आप धन्यवाद दे रहे हैं, हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। और उत्तर प्रदेश की जनता ने माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व पर, उनके पीडीए वाले रणनीति पर, राहुल गांधी जी के नेतृत्व पर, इंडिया गठबंधन पर भरोसा जताया है। और आप अधूरी बात कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी का रथ रोका है। रथ नहीं रोका है, रथ के घोड़ों में नकेल डाल दी है, हिल नहीं सकते, आगे बढ़ नहीं सकते। और ये नैतिक हार मोदी जी की इसलिए है कि पूरी भाजपा, अमीश भाई, पूरी भाजपा कह रही थी कि मोदी जी 10 लाख से जीतेंगे, वह मुश्किल 1.5 लाख से जीते हैं। इसका मतलब मोदी जी के खिलाफ गुस्सा बनारस में भी है। जो हमारे नेता कहते थे क्योटो, जब आपने क्योटो नहीं बनाया, वहां के नौजवानों को धोखा दिया, आप झूठ बोलते रहे कि गंगा मैया ने बुलाया है, फिर गंगा मैया ने गोद ले लिया है, उसी गंगा मैया की सफाई पे अरबों रुपए आप
घोटाला कर गए, तो वो नाराजगी सिर्फ बनारस में नहीं अमीश भाई, मैं बड़ी बात कहूंगा, आप अभी कहेंगे कि लीजिए आप कहां से ले आए बात, मोदी जी के खिलाफ नाराजगी भारतीय जनता पार्टी में भी है। मैं फिर कह रहा हूं, देखिए अगले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नहीं होंगे, नहीं होंगे। देखिए इतने प्यारे रिजल्ट है अमीश, इतने खूबसूरत नतीजे हैं कि मतलब लोकतंत्र की भी जीत हो गई, ईवीएम की भी जीत हो गई, सत्ता पक्ष की भी जीत हो गई, विपक्ष की भी जीत हो गई, हर कोई अपनी जीत बता रहा है। इससे खूबसूरत नतीजे क्या एक ही बात बोल रहा है कि मोदी प्रधानमंत्री नहीं होंगे, नहीं होंगे, एक ही लाइन है। आज मैं 4 बजे से नोट कर रहा हूं, लगातार एक ही लाइन है। अभी विवेक जी भी काफी गुस्सा आ गए, उन्होंने बोला मोदी तो प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। देखिए प्रॉब्लम मोदी से है, प्रॉब्लम मैं फिर कह रहा हूं नरेंद्र मोदी से है। और वो प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि नरेंद्र मोदी बड़े और कड़े फैसले ले लेते हैं। मुझे तो और पॉइंट नंबर 2, प्रकाश जावड़ेकर है, प्रकाश जावड़ेकर का रुख कर सकते हैं हम। अमन, प्रकाश जी, सवाल बहुत सरल है। बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, एनडीए को बहुमत है, लेकिन आप वहां नहीं पहुंच पाए जहां पहुंचना चाहते थे, यानी अपने बूते 272। कमी कहां रह गई? ये अगर विश्लेषण करेंगे तो बेहतर है, क्योंकि महाराष्ट्र जहां से आप आते हैं वहां तो हालत खराब है। नहीं, 2 बातें हैं। पहले तो विजय को विजय कहते हैं, तो हम एनडीए करके ही लड़े थे और गठबंधन के नाते लड़े थे, और गठबंधन को 290 से भी ज्यादा सीट मिली है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये तीसरी जीत है लगातार एनडीए की, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये किसी के उपकार से नहीं, जनता के प्यार से मिला है। एक, जहां तक महाराष्ट्र की बात है, महाराष्ट्र की बात में पहले तो थोड़ा इतिहास है उसका कि 19 के चुनाव में बीजेपी शिवसेना इकट्ठा लड़े थे और पूरा बहुमत मिला था, तो 5 साल तो हमारी दोनों की सरकार बननी चाहिए थी। लेकिन उद्धव जी को मुख्यमंत्री बनना था, कम एमएलए होकर भी, तो उन्होंने सीधे सीधे मोदी का फोटो लगाकर चुन के आए और बाद में गद्दारी करके वो कांग्रेस और एनसीपी के साथ। लेकिन इस बार तो मोदी जी का फोटो नहीं लगाया, इस बार तो उन्होंने मोदी जी के खिलाफ प्रचार करा, लेकिन तब भी ज्यादा सीटें जीत कर आ गए। अब क्या कहेंगे? नहीं, तब भी आप मानेंगे ना, उद्धव ठाकरे में दम था, और आपका अलायंस वहां पर पिट गया बुरी तरह से। ये स्वीकार करना पड़ेगा आप लोगों को भाई। दो बातें हैं कि पहले तो मोदी जी के फोटो का मुद्दा नहीं है, तो इस बार तो नहीं लगाया। आप 2019 के चुनाव को प्रकाश जी याद कर रहे हैं, 2024 की बात करिए जहां आपकी बड़ी हार हुई है महाराष्ट्र के अंदर। महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश ने आपको रोक दिया है बुरी तरह से, और लगातार खबर ये आ रही है कि जेडीयू भी जा सकती है उनके खेमे के अंदर। मुझे ये नहीं लगता ऐसा। अगर ऐसा कोई कुछ करना है तो वो जोड़ तोड़ के अलग राजनीति हो गई। जिनको 290 मिले हैं वो हारे हैं, और 230 जीत गठबंधन में भी ममता कहाँ है पता नहीं है, लेकिन जो भी गठबंधन है 230 जिन्होंने जीते हैं वो जीतने की दावा कर रहे हैं, वो गलत है। प्रकाश जी, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आप कह रहे ममता कहाँ है? ममता वही है जहां मोदी के खिलाफ माहौल है, ममता बनर्जी तो वही है। ओके, नहीं, लेकिन प्रकाश जी, इस बात को भी आप शायद मानेंगे कि इंडी गठबंधन बेशक हार रहा है, सरकार बनाने के करीब नहीं है, लेकिन एक नैतिक जीत है, मतलब हार कर भी जीत गया शायद इंडी गठबंधन। आप सरकार आप लोग बना रहे हैं। मैं सवाल इसलिए पूछ रहा हूं कि राहुल गांधी की लॉन्चिंग लगातार फेल हुई, 14 में, 19 में, कितने चुनाव। इस बार राहुल गांधी एक नेता के तौर पर क्या उभरे? उनकी 2 यात्राओं का क्या असर हुआ? आप ये मानेंगे कि उनकी लॉन्चिंग जो है, ये कम से कम 24 में लॉन्चिंग उनकी अब हो गई है, सबसे ज्यादा सीटें इंडिया अलायंस में। वही बता रहा हूं जी, राजनीति में, लोकतंत्र में यही अवसर सबको होता है। लगातार कोशिश करते रहने से ही कभी न कभी सफलता भी थोड़ी मिलती है, कभी ज्यादा मिलती है, लेकिन वो सीरियस पॉलिटिशियन होके चलेंगे तो अच्छा ही लगेगा सबको। तो ये हम तो स्वागत करते हैं सबका, और इसलिए, लेकिन जिस तरह से नैरेटिव तैयार किया था, जिस तरह से टूल किट तैयार किया था कि हार होने पर और बीजेपी की बड़ी बढ़त होने पर कैसे बोलना है, ये जो था ये बहुत ही गलत था। ये लेकिन प्रकाश जी, आपको क्या लगता है? मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या आपको लगता है कि
एनडीए की आप कह रहे हैं सरकार बनेगी, लेकिन क्या उस मजबूती से वो सरकार चल पाएगी? क्योंकि 10 साल आपने फुल मेजॉरिटी की सरकार चलाई और वो जो UCC और एक नरेंद्र मोदी की एक इमेज है जिसके अंदर वो बड़े और कड़े फैसले लेते हैं, मतलब जो लेकिन गठबंधन की सरकारों में आपको पता है मजबूतियां क्या रहती है। ये देखो, जैसे यूसीसी है, इस तरह के फैसले मुझे लगता है इन फैसलों की बात बीजेपी भी नहीं करेगी थोड़े दिन पे। पूरे बीजेपी का और देश भर की चर्चा में नहीं करने आया। महाराष्ट्र का इस सवाल का इसलिए जवाब दिया क्योंकि महाराष्ट्र का मैं हूँ, लेकिन मैं केरल का इंचार्ज हूँ। केरल में 75 साल जो हमें जीत नहीं मिली थी, पहली दफा। प्रकाश जी आपको मैं रोकना चाहूंगा और आपको बहुत बहुत शुक्रिया। चंद्रबाबू नायडू ने कहा है कि मेरी कोई इंडिया अलायंस से बात नहीं हुई है, हम एनडीए के साथ हैं। नारा लोकेश ने कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता को मिलने से इनकार कर दिया था। नारा लोकेश चंद्रबाबू नायडू के बेटे हैं। चंद्रबाबू नायडू ने कहा है कि हम एनडीए के साथ हैं, थे और आगे भी रहेंगे। नरेंद्र मोदी हमारे पीएम है, ये कहा है चंद्रबाबू नायडू ने। सलमान खुर्शीद साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सलमान खुर्शीद साहब, आपका अभिनंदन है। उत्तर प्रदेश आपका गृह राज्य, वहां पे कांग्रेस ने अरसे बाद एक अच्छा प्रदर्शन किया है। क्या कारण आपको लगते हैं? अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी भी अच्छा प्रदर्शन करके गई है। देखिए, हम लोग दोनों मिलकर हमने काम किया है, तो जो भी हमारे और अखिलेश यादव जी की समाजवादी पार्टी के बीच में जो दूरियां थी और जिसका फ़ायदा और लोग उठाते थे, उनको हमने समाप्त किया। समाप्त करने में कुछ तो लेन देन करना पड़ता है, उसमें किसने ज़्यादा दिया, किसने कम दिया, इस पे चर्चा लोग करते हैं, लेकिन अंततः तो हमारा साथ आना और उसका जो संदेश गया उत्तर प्रदेश में, उसके जो परिणाम आए हैं, वो सब देखते हुए हमको यही मानना है कि हमने हमारे सही निर्णय किए, अच्छे निर्णय किए और हमने पार्टी और समाज के हित में वो निर्णय जो हमने किए, उसके आज परिणाम देखने को मिल रहे हैं। सलमान खुर्शीद, मेरा अगला सवाल आपसे ये होगा कि आप बहुत वरिष्ठ नेता हैं, कांग्रेस क्या सरकार बनाने के लिए आगे जाएगी? क्योंकि कांग्रेस का नंबर अपना 100 है, 99 है और इंडिया अलायंस का 234 है और बीजेपी का 242 है। देखिए, ये कहना आज संभव इसलिए नहीं है कि अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, हमारे सभी नेता उसमें थे, खारगे जी थे, राहुल जी थे, और उन्होंने ये बात बड़ी स्पष्ट कही थी कि इसको हम लोग तभी इस पर कोई बात कह सकते हैं या कोई निर्णय ले सकते हैं जब सभी अलायंस के सारे ही हमारे मित्र हैं, उनके साथ बैठकर बातचीत हो। कल ये बातचीत होगी, उसमें चर्चाएं होंगी, चर्चा में सारे ही पहलू देखकर, समझकर, तौलकर उसके बाद जो निर्णय होगा, वो निर्णय फिर हमारे नेतृत्व की ओर से आप लोगों को बता दिया जाएगा। सलमान खुर्शीद जी, एक सवाल, एक बड़ा फैक्टर आपकी नज़र में क्या है जो इंडिया जो 234 सीटों पर आ गया और अच्छा परफॉर्म कर रहा है? एक बड़ा फैक्टर जो आपको लगता है, जो नरेटिव था संविधान खतरे में या ओबीसीज को लेकर, कोई एक बड़ा मुद्दा? एक जो सबसे बड़ा मुद्दा है, मैं मानता हूं, और उसमें सभी का समावेश हो जाता है, वो हमारे संविधान के बारे में था। संविधान अगर खतरे में है तो हमारी जो एकता है, देश की एकता है, अखंडता है, वो खतरे में है। जैसे हम अपने देश में हम लोग एक साथ मिलकर रहते हैं, एकजुट होकर रहते हैं, वो खतरे में है। हर व्यक्ति विशेष का जो भी सपना है अपने जीवन को साकार करने के लिए, जीवन को सफल करने के लिए, वो भी संविधान में है। सलमान खुर्शीद हमारे साथ हैं, हमारे साथ शाहनवाज हुसैन हैं, दोनों फॉर्मर मिनिस्टर्स हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं। नवीन, ये ओडिशा में जो सलमान साहब हुआ है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि ईस्टर्न पार्ट ऑफ कंट्री में बीजेपी का उदय बहुत बड़ा है, तेलंगाना में बीजेपी ने अच्छा करा है। नहीं, देखिए, जो अच्छा करा है और जहाँ जहाँ जो कुछ भी परिवर्तन आया है, वो तो सबके सामने है, वो तो सबके सामने है। तो जहाँ परिवर्तन आया है वो आया है, और जहाँ नहीं आया है वहाँ नहीं आया है। और जहाँ बीजेपी का गढ़ था उत्तर प्रदेश में, वहाँ से वो लोग वहाँ पर उनको पीछे हटना पड़ा है, वो भी एक वास्तविकता है। तो ये तो हर चीज़ को देखिए, सिर्फ एक चीज़ को निकाल कर देख कर ये कह दीजिए कि अब ये होगा इस देश में, वो तो संभव नहीं है। मोदी जी अगर संतुष्ट हैं, जो भी उन्होंने किया है, जो कुछ पाया है, उससे संतुष्ट हैं, तो उनको बधाई है, इसमें क्या समस्या है? कोई समस्या नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं उनको कहीं ना कहीं चिंता हो रही होगी, ऐसा देखने को लगा है और ऐसा लोगों ने माना है।
अब चिंता उनको है कि नहीं है वो पता चल जाएगा 1-2 दिन में। सलमान खुर्शीद जी, शाहनवाज हुसैन भी हैं, फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर, जीत की बधाई देना चाहेंगे? 291 सीटें, बीजेपी नंबर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, सिंगल लार्जेस्ट जो अलायंस एनडीए, जीत की बधाई देना चाहेंगे सर? सिंगल लार्जेस्ट पार्टी में कोई आता है तो उसकी बधाई देते हैं, लेकिन परिप्रेक्ष्य तो समझना पड़ेगा ना कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी कहाँ से आए हैं। वहाँ से आए हैं जहाँ पर उनका स्वयं अपना बहुमत था, वहाँ से आज चल कर आए हैं। तो उनको नीचे आने के लिए बधाई दें कि उनको जीवित रहने के लिए बधाई दें। जैसी बधाई वो चाहें वो बधाई हम देने को तैयार है, उसमें कोई समस्या नहीं है। अब ये तो हुसैन जी बताएंगे दिली है कि नहीं मैं आपके मित्र हैं शाहनवाज जी, वो बताएंगे कि फराग दिली है जी। सलमान साहब की फराग दिली है कि वो कैसी बधाई देते हैं, लेकिन बहुत पुराने आदमी हैं और उनको मालूम है कि नेहरू जी के बाद कोई पहले प्राइम मिनिस्टर हैं जो लगातार 3 बार जीत कर आ रहे हैं और जीतने का आंकड़ा 272 प्लस है। अगर 271 भी होता तो बधाई नहीं देते। और सलमान साहब जाने माने वकील भी हैं, अच्छे इंसान भी हैं। अब कांग्रेस के रणनीति का दबाव होगा तो फरागदिली नहीं दिखाएंगे, लेकिन आंकड़ा 291 है और हैट्रिक भी मारी है, फिर भी वो बधाई नहीं देना चाहते। इसलिए नहीं दे रहे होंगे ना शाहनवाज जी, वो इसलिए नहीं दे रहे होंगे क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है। नीतीश जी, नायडू जी, पिक्चर अभी बाकी है। नहीं सलमान भाई, अगर मैं गलत कह रहा हूँ सर, सलमान खुर्शीद जी, पिक्चर अभी बाकी है सर। नहीं वो सही है। क्या राजनीति में क्या हो सकता है, एक दिन में क्या हो सकता है, ये कौन कह सकता है। लेकिन ठीक है, आज अगर वो संतुष्ट हैं, आज अभी तक जो भी हुआ है उससे वो संतुष्ट हैं, तो उसकी बधाई देने के लिए मैं तैयार हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वो हैं कि नहीं, ये आगे आपको स्पष्ट पता चलेगा। जी शाहनवाज हुसैन, सलमान खुर्शीद साहब काफी सारी बातें कह रहे हैं, लेकिन नीतीश बाबू पे भरोसा तो आप भी पूरा नहीं कर सकते। गारंटी तो उनकी है नहीं। वो कल कहाँ थे, परसों कहाँ होंगे? नहीं देखिए, नीतीश कुमार जी हमारे पुराने साथी हैं और भारत सरकार में भी वो अटल जी के साथ भी। अरे आपका तो पुराना अनुभव है। तो आपकी बाइट बड़ी फेमस है। मैं फ्लाइट में चला तो हमारी सरकार से, फ्लाइट से उतरा तो हमारी सरकार चली गई थी। मैं मंत्री था, फिर मंत्री नहीं रहा। मैं मंत्री था और मैं मंत्री नहीं रहा। जी लैंड किया तो मंत्री। याद कर, आपको याद है ना? नहीं, वो मैं दिल्ली में काम से आया था और फिर बीच में बदल गई थी सरकार। आप उसका जिक्र कर रहे हैं, इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ कि नीतीश कुमार जी ने कई बार मंच से कहा है कि अब आपका साथ कभी जीवन भर छोड़ने वाले नहीं हैं। तो नीतीश कुमार जी हमारे अब सबसे भरोसे के साथी हैं और हम मिलकर लड़े हैं, वहाँ मिलकर जीते हैं, एक दूसरे के लिए कैंपेन किया है। आप लोग नीतीश कुमार जी से कोई उम्मीद मत लगाइए। डील कर चुके हैं। तो सलमान साहब, आपसे मैं जानना चाहता हूं कि नीतीश बाबू आप लोगों के साथ आने की कितनी संभावना है? बीच में तो आप ही लोगों के साथ थे। देखिए, मैं किसी के राजनीतिक किरदार पर मैं कोई बात नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन इतना मैं जानता हूं कि राजनीति में परिस्थितियां बदलती हैं, लोगों के निर्णय बदलते हैं, लोग कहीं से कहीं जाते हैं, लेकिन वो क्यों कर रहे हैं, किस वजह से कर रहे हैं, उस पर टिप्पणी करना मैं नहीं उचित समझता हूँ। अगर ऐसा कुछ होता है तो बधाई, ऐसा नहीं कुछ होता है तो हम संतुष्ट हैं। बात सिर्फ ये है कि कुछ होगा कि नहीं होगा, वो बड़े नेताओं के बीच में होगा, हमारा उसमें कोई ज़्यादा दखल नहीं है। कुछ अच्छी बात होती है तो ज़रूर उसको बढ़ाने के लिए और उसको सहयोग देने में हम लोग अगर कुछ कर सकते हैं तो करेंगे। सलमान खुर्शीद जी, एक आखिरी सवाल। आपने जो मैंने सवाल पूछा, आपने जिक्र किया कि ये चुनाव संविधान और लोकतंत्र को बचाने वाला चुनाव था। तो अभी चूंकि आपको 234 सीटें मिली हैं, तो अब थोड़ा संविधान और लोकतंत्र सुरक्षित हुआ, या ये तब पता लगेगा जब प्रधानमंत्री कौन बनेगा? नहीं, देखिए, सुरक्षित हो गया कि नहीं हो गया, ये एक प्रयास था और वो प्रयास कुछ सफल हुआ है, लेकिन हमने प्रयास को यहाँ समाप्त नहीं करना है, इसको प्रयास को जारी रखना है कि संविधान की सफलता और संविधान की सुरक्षा में बहुत सारे पहलू हैं। हर पहलू पे हमको कामयाबी मिलेगी, तब हम ये कह सकेंगे कि हम लोग अपने इस लक्ष्य को पाने में कामयाब हो गए। एक और सवाल सलमान खुर्शीद जी, अगर संभवतः इंडिया गठबंधन की सरकार अगर बनती है
तो फिर पीएम, क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी तो कांग्रेस है अभी नंबर्स के हिसाब से इंडिया गठबंधन में, तो पीएम फेस राहुल जी ही होंगे या कोई और भी हो सकता है, सलमान खुर्शीद जी, यह बाद में तय होगा? देखिए, इसमें कोई कुछ नहीं कह सकता है, क्योंकि उन्होंने ही, राहुल जी ने ही आज फिर दोहराया है कि इस पर बात तभी होगी जब हम लोग सब जितने नेता हैं इस गठबंधन के, वो आपस में बैठ के चर्चा कर लेंगे, इसकी बात तभी होगी। तो अगर उन्होंने ऐसा कह दिया है तो उसके आगे हम क्या कुछ कह सकते हैं? मन में हमारे कुछ भी हो, दिल में हमारे कुछ भी हो, लोग जानते हैं वास्तविकताओं को, दिल में क्या है? दिल में क्या है? निर्णय तो नहीं, दिल की बात अब जुबान पर जब आई गई है तो पूरी आ जाए सलमान जी। अगर सुनिए, अगर जो दिल में है वो आपको नहीं मालूम तो आप बताकर क्या करेंगे? दिल की बात आप सब जानते हैं, कांग्रेस के नेताओं, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के मन में क्या है। लेकिन हम डिसिप्लिन में हैं, हम लोग अनुशासित हैं, और इसलिए जब हमारा नेता फैसला करेगा, अपने साथियों के साथ, सभी सहयोगियों के साथ मिलकर बैठकर निर्णय लेगा, तब। सलमान साहब, लेकिन ये एक सूत्रों के वाले से फॉर्मूला आया है जिसमें कहा जा रहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे पीएम होंगे, अखिलेश यादव डिप्टी पीएम, नीतीश कुमार डिप्टी पीएम, और गृह मंत्रालय या वित्त मंत्रालय राहुल गांधी ले सकते हैं। इसमें कितना दम है? आप कह रहे हैं, मैंने सुन लिया, अब इसमें कितना दम है मैं नहीं जानता हूं। लोग ये सब कुछ अच्छे तो हैं, दम आपने है। जिनका भी उल्लेख किया है वो लोग सब बहुत अच्छे, नहीं, वो लोग सब बहुत अच्छे हैं, लेकिन बात में कितना दम है मैं नहीं कह सकता हूँ। ये सुझाव में दम है संभवतः, लेकिन ये सचमुच दम इसमें सच्चाई का है कि नहीं, वास्तविकता का है कि नहीं, वो मैं नहीं कह सकता हूँ। लेकिन लोग जिनका भी आपने उल्लेख किया वो सभी अच्छे लोग हैं, सभी अच्छे लोग हैं। और आपका बहुत बहुत आभार, शुक्रिया इस महत्वपूर्ण दिन पे जुड़ने के लिए। पीएम ने जनता पहली बार ट्वीट किया है इन नतीजों के बाद, नतीजों पर पीएम ने जनता का आभार जताया है, धन्यवाद कहा है। चुनाव नतीजों पर पीएम का बड़ा ट्वीट है, इस समय की बड़ी खबर है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि देश की जनता का मैं आभार जताता हूं। देश की जनता जनार्दन ने एनडीए पर लगातार तीसरी बार अपना विश्वास जाहिर किया है, तीसरी बार लगातार विश्वास जाहिर किया, ये प्रधानमंत्री के शब्द हैं। भारत के इतिहास में ये अभूतपूर्व पल है। मैं इस स्नेह और आशीर्वाद के लिए अपने परिवारजनों को नमन करता हूं, परिवारजनों को नमन करता हूं। मैं देशवासियों को विश्वास दिलाता हूं कि उनकी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए हम नई ऊर्जा, उमंग और नए संकल्पों के साथ आगे बढ़ेंगे। क्लैरिटी है, यानी सरकार बन रही है, सरकार बन रही है। और देखिए अमन एक बात बताइए, मतलब जो लोग ये प्रश्न पूछ रहे हैं, मैं ट्विटर पे भी कुछ लोगों को कह रहा था कि अब मोदी को सरकार नहीं बनानी चाहिए। भाई मोदी को सरकार क्यों नहीं बनानी चाहिए? कांग्रेस ने 2009 में 206 सीटों के साथ 5 साल सरकार चलाई, 130 कुछ सीटों के साथ 2004 में सरकार चलाई कांग्रेस ने। मोदी को 242-43 सीटों के साथ सरकार नहीं बनानी चाहिए और चलानी चाहिए। क्यों भाई? एनडीए प्रीपोल अलायंस है, मेजॉरिटी के साथ है, क्यों नहीं सरकार चलानी चाहिए? एक और चीज, इंडिया की कितनी सीटें हैं? 234। अकेले बीजेपी की सीटें हैं 240। अमित शाह ने भी ट्वीट कर दिया है, और अमित शाह ने बहुत स्पष्ट रूप से लिखा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए को लगातार तीसरी बार सेवा करने का मौका देने के लिए देश की जनता को कोटि कोटि नमन। लगातार तीसरी जीत, ये स्पष्ट कर दिया है कि जनता का विश्वास सिर्फ और सिर्फ मोदी के साथ है। यानी अब ये बात स्पष्ट है कि नरेंद्र मोदी अगले प्रधानमंत्री होंगे, क्योंकि सबसे बड़ा गठबंधन, सबसे बड़ा दल बीजेपी है। पृथ्वीराज चौहान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के, और साथ ही साथ फॉर्मर सीएम महाराष्ट्र के। चौहान साहब, आपका अभिनंदन है, तीसरी बार मोदी सरकार। अमित शाह ने कहा है कि जनता को बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर मोदी को चुनने के लिए। पृथ्वीराज चौहान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के, और साथ ही साथ फॉर्मर सीएम महाराष्ट्र के। चौहान साहब, आपका अभिनंदन है, तीसरी बार मोदी सरकार। अमित शाह ने कहा है कि जनता को बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर मोदी को चुनने के लिए। देखिए, भाजपा को जनता ने जीता है, लेकिन मैं मानता हूं कि जिस तरह से नतीजे आए हैं, जनता ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक नो कॉन्फिडेंस दिखाया है, क्योंकि पहले 2 बार 272 से ज़्यादा अपने बलबूते पे बीजेपी की सीटें आते रही है, 2014 में, 2019 में। लेकिन अब की बार 270 की गुहार दी थी, लेकिन सीटें 240 के करीब आती दिख रही है। यानी कि मोदी के 10 साल के कार्यकाल को जनता ने नकारा है। मोदी के जो डिविजिव एजेंडा था, जो
माइनॉरिटी हेट्रेड की जो बात उन्होंने पूरी चुनाव में चलाई उसको भी जनता ने नकार दिया है। मैं समझता हूँ कि इस हार की सबसे बड़ी पार्टी तो वो ज़रूर बन गए हैं, लेकिन कहाँ 370, कहाँ 400 पार और कहाँ इनकी 240 सीटें आए, इसकी नैतिक जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी को लेनी चाहिए। पर मैं ये समझने का प्रयास कर रहा हूं पृथ्वीराज जी, आप बड़े वरिष्ठ हैं। माय हम्बल क्वेश्चन टू यू एंड डायरेक्ट क्वेश्चन टू यू इज दिस कि आप कह रहे हैं कि बीजेपी की हार, मतलब अगर 242-44 सीटों के साथ सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है बीजेपी, तो ये बीजेपी की हार है। तीसरी बार अगर बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन के आ रही है तो किस तरह से हार है ये भारतीय जनता पार्टी की, और 100 सीटों के साथ कांग्रेस की जीत हो गई है। की गुहार दी थी। देखिए, आपके पिछले चुनाव में 304-303 सीटें आई थी, उसके पहले 282 आई थी, अब की मात्र 240 है। तो क्या आपकी लोकप्रियता का ग्राफ ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है? देखिए, जो ग्राफ नीचे जा रहा है इसका मतलब ये है कि लोगों ने आपके 10 साल के कार्यकाल को नकारा है, आपके प्रचार को नकारा है। ठीक है, सबसे बड़ी पार्टी अब बने जरूर है और कुछ सीटें, लेकिन किसी और को मैंडेट दिया भी तो नहीं है। उन्होंने बोला कि उन्होंने बीजेपी का नंबर कम जरूर कर दिया है, लेकिन ये कहा है कि हमें चाहिए मोदी, लेकिन हमें गठबंधन के साथ मोदी चाहिए। अब बीजेपी अपने बूथे पे 240-42 है। मेरी गुजारिश सुन लीजिए, मैं ये कह रहा हूं कि भाजपा को आत्मचिंतन करना चाहिए कि मोदी जी का ग्राफ अब नीचे जा रहा है, और मोदी जी को जो 282 के बाद 303 सीटें आई थी, उनका ग्राफ बढ़ रहा था 214 और 219 में, वो अब नीचे घट रहा है। तो ये लोकप्रियता के शिखर पे थे, अब वो नीचे उतर रहे हैं। तो ठीक है, भाजपा का अपना फैसला है किसको नेता बनाए। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी तो भाजपा है, लेकिन अपने बलबूते पे भाजपा को बहुमत नहीं मिला है, ये मैं अधोरेखित करना चाहता हूँ। अब सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है तो राष्ट्रपति शायद उनको बुलाएंगे, लेकिन पृथ्वीराज जी, मैं ये भाजपा के नेताओं से मैं गुजारिश करूंगा कि क्या आप इन्हीं के नेतृत्व में आगे बढ़ना चाहेंगे जब मोदी जी का ग्राफ नीचे बढ़ रहा है? नहीं पृथ्वीराज जी, इसको लेकर ये काउंटर आएगा कि लगातार तीसरी बार नेहरू के रिकॉर्ड की बराबरी, दिल्ली, एमपी, उत्तराखंड, हिमाचल, गुजरात में क्लीन स्वीप, कल अरुणाचल, आज ओडिशा में सरकार, नवीन पटनायक अपनी सीट हार गए। मतलब बीजेपी की जितनी सीटें हैं उतनी तो कुल इंडिया अलायंस की नहीं है सर, पूरे इंडिया अलायंस की नहीं है। तो फिर ये कैसी हार? मतलब हाँ बिल्कुल मैं मानता हूँ, नहीं हार नहीं। देखिए, उनका ग्राफ की बात कर रहा हूँ मैं, उनकी जो लोकप्रियता थी, जो मोदी की गारंटी, अपना फोटो, फर्टिलाइजर के बैग पे मोदी का फोटो, कोविड पे मोदी का फोटो, सारे 10 साल में सिर्फ उन्होंने मोदी का प्रचार किया है। भारतीय जनता पार्टी का प्रचार नहीं किया, संघ का प्रचार नहीं किया, कोई विचारधारा का प्रचार नहीं किया। मैं सत्ता में रहूंगा, मैं आपको ये दूंगा, मैं आपको दूंगा। जनतंत्र में अपेक्षित नहीं है। कभी भी ये नहीं कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी की गारंटी, किसी पूर्व प्रधानमंत्री ने इस तरह का प्रचार नहीं किया था। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मोदी का ग्राफ ये कम होता जा रहा है, ये अभी बड़ी तेजी से ग्राफ नीचे उतरेगा। देखिए, जो हरकतें महाराष्ट्र में मोदी जी ने की, मोदी जी ने खुद की, उनके आशीर्वाद से महाराष्ट्र में पार्टियां टूटी, चाहे शिवसेना हो चाहे एनसीपी हो, लोगों ने स्वीकार नहीं किया। आज कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र में सबसे बड़ी पार्टी उभर के आई है, बीजेपी को मात देकर उभर के आई है। ठीक है, धीरे धीरे सभी राज्यों में लोग समझ जाएंगे कि ये मोदी की अपनी एक पर्सनैलिटी कल्ट बनाने की कोशिश हो रही है, एक तानाशाही सरकार की ओर हम अग्रसर हो रहे हैं। सर, इसको नैतिक हार कह सकते हैं। चलिए, को रोका है नैतिक हार, इसको कांग्रेस पार्टी ने भी कहा था। शहनवाज हुसैन साहब, नैतिक हार, यही खड़गे जी ने कहा, यही पृथ्वीराज चौहान साहब कह रहे हैं कि नैतिक हार। बेशक आप जीत गए, लेकिन नैतिक हार हो गई है। 303 से 240, 63 का नुकसान। देखिए पृथ्वीराज जी सीनियर आदमी हैं। लोकतंत्र में एक वोट से सरकार बनती है और एक से गिरती है। हमारे नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जब एक वोट की कमी हुई तो सरकार छोड़ दी थी, और यहाँ हमें 292 मिल गए, नैतिक हार हो गई। लगातार तीसरी बार मोदी जी के नेतृत्व में जनता ने मोहर लगा दी, नैतिक हार हो गई। कोई छोटी बात समझ रहे हैं? लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना, वो भी जनता के आशीर्वाद से, ये बहुत बड़ी बात है। लोकतंत्र में हम तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के कैबिनेट में थे जब आप जान रहे हैं कि एक वोट से सरकार चली गई थी, एक सीट नहीं थी तो उन्होंने सरकार छोड़ दी थी,
और यहाँ 292 है, जनता का मैंडेट है। जी ठीक है, हमारी सीटें उतनी नहीं आई है और वो जितनी उम्मीद थी उससे कम आई है। 303 से 240 रह गए। बहुमत की सरकार है। 303 से 240 रह गए। अरे साहब क्यों, हमने बिहार में 40 सीट है और बिहार में हम और जेडीयू और रामविलास जी की पार्टी सब लोग मिल के लड़े, तो सब लोग मिल के ही लड़े ना एनडीए के तौर पे। वहाँ तो आप इंडिया अलायंस को 233 गिन रहे, और जिसमें भी ममता जी साथ नहीं थी। आम आदमी पार्टी दिल्ली में अलग लड़ रही थी, पंजाब में दोनों आमने सामने लड़ रहे थे, वायनाड में खुद कम्युनिस्ट पार्टी के नेता राहुल गांधी के सामने एनी राजा लड़ रही थी। उनको तो आप जोड़ दे रहे हो और हम इकट्ठे होकर लड़े तो हमारी गिनती नहीं है। वाह, ये क्या फॉर्मूला है? हम तो एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है जो शाहनवाज हुसैन कह रहे हैं, उनकी नैतिक हार हो गई 240-42 पे, और दूसरी तरफ आप लोग ममता के खिलाफ लड़े। पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस आमने सामने थी और आपकी नैतिक जीत है। बहुत ये मेरी बात सुनिए आप, वायनाड में लड़े, मेरी बात सुनिए। ठीक है, देखिए 2014 में मोदी जी को एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मिली थी 282 सीट। उसके बाद उनकी लोकप्रियता और बढ़ गई क्योंकि बालाकोट कर दिया था, वो 303 पे पहुंच गए। अब की आपने 370 की गुहार लगाई थी, लेकिन जनता ने आपको 370 क्या 303 नहीं दिए, 282 नहीं दिए, 272 नहीं दिए। मैं सिर्फ यही कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने का पूरा अधिकार है, वो बनाए, चाहे क्योंकि राष्ट्रपति सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होने के कारण उनको न्योता देंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं यही पे सिर्फ गुजारिश कर रहा हूँ कि क्या मोदी जी सोचते कि उनका ग्राफ नीचे नहीं गया है? उनकी जो लोकप्रियता थी, जो 14 में जो थी, 19 में जो और बढ़ गई, वो नीचे गई है। इसका वो ये एक बड़ी खबर है पृथ्वीराज जी, जो आप जो कह रहे हैं सर, जो आप कह रहे हैं कि मोदी जी को प्रधानमंत्री बनने का पूरा हक है, तो ऐसे में आप मेजॉरिटी से 39 सीट्स कम है, तो क्या आप कोशिश नहीं करेंगे? प्रधानमंत्री मोदी जी ही होंगे? आप ये कंफर्म कर रहे हैं, मतलब आप कह रहे हैं कि मोदी जी को प्रधानमंत्री बनने का पूरा हक है। आप बहुमत से 39 सीटें कम है। मैं कह रहा हूं कि नहीं, मैं कह रहा हूं कि आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, और जो एक हमारी जनतंत्र की परंपरा है कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को राष्ट्रपति न्योता देते हैं। हाँ, उनको 272 की सूची ले जाना पड़ता है, वो शायद ले जा सकते हैं। मेरी गुजारिश है कि क्या आपको भारतीय जनता पार्टी के संसदीय दल का अध्यक्ष बने रहने का नैतिक अधिकार आप मानते हैं? आपकी जीत मानते तो कोई बात नहीं, आपको कोई बाधित तो नहीं कर रहा है, लेकिन मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि आपका लोकप्रियता का ग्राफ नीचे जा रहा है। अब ये तो कम से कम स्वीकार करेंगे। लेकिन एक बात, एक फैक्ट है कि महाराष्ट्र में, मुंबई में 6 सीटें नीचे जा रही है या 2 ऊपर आ रही है। जब हम बहुमत प्राप्त कर महाराष्ट्र, मुंबई में 292 जीत चुके हैं, तो नैतिक अधिकार क्यों नहीं होगा हमें? मतलब आखिरी गेंद पे छक्का लगा या आखिरी गेंद पर 1 रन हो, जीत है। जीत तो जीत है, लेकिन महाराष्ट्र के मुंबई में 6 सीटें थी, बीजेपी की सिर्फ 1 आई है। पीयूष गोयल अपनी सीट जीते हैं, बाकी पांचों के पांचों बीजेपी के कैंडिडेट और शिवसेना शिंदे गुट के कैंडिडेट अपना चुनाव हार गए। इंटरेस्टिंग, मैं महाराष्ट्र के ऊपर आता हूँ। पृथ्वीराज चौहान, आप महाराष्ट्र के फॉर्मर मुख्यमंत्री भी हैं। महाराष्ट्र में क्या हुआ है? ये महाराष्ट्र में क्या हुआ है? क्योंकि वहां पर इस बार सेना के भी 2 भाग थे, एनसीपी के भी 2 भाग थे। देखिए, महाराष्ट्र में जो सेना बची थी, जो एनसीपी बची थी, उसको साथ हमने महाविकास आघाड़ी का जो गठबंधन बनाया था, उसे 2/3 समर्थन मिला है। हमारी भाजपा से भी ज़्यादा सीटें कांग्रेस पार्टी की अकेली आई है, और महाविकास गठबंधन का 2/3 बहुमत हम प्राप्त कर चुके हैं। जबकि अक्सर हमने देखा है कि विधानसभा में तो क्षेत्रीय दल जीते हैं, और जब भी लोकसभा आता है तो मोदी जी को वो लोग वोट देते हैं। अब ये लोकसभा में अगर मोदी जी के खिलाफ 2/3 सीटें आई है, तो जो विधानसभा का चुनाव हमारा अक्टूबर में होने वाला है, उसमें क्या होगा आप सोचिए। शाहनवाज हुसैन साहब, उद्धव गुट के नेता और उद्धव गुट के नेता और पवार गुट के नेता ये कह रहे हैं कि बड़ा पार्टी तोड़ने का श्राप लगा है आप लोगों को महाराष्ट्र में। उनको सिंपैथी हो गई और आपको श्राप लगा। और लग रहा था, सिंपैथी लग रही थी वहां पर। मैं खुद शहनवाज हुसैन साहब, मुंबई गया, सिंपैथी थी उद्धव ठाकरे के। शहनवाज हुसैन साहब, पार्टी तोड़ने का श्राप लग गया, ये कह रहे हैं उद्धव गुट के नेता। नहीं, अब देखिए, राजनीति में शराब लगता तो हम तीसरी बार हैट्रिक मार लेते, सरकार में आ जाते। एनडीए पूरा इंटैक्ट गठबंधन, हम एक दूसरे के खिलाफ नहीं लड़े हैं।
292 लाए हैं, मिलकर लाए हैं महाराष्ट्र और मोदी जी के नेतृत्व में लाए हैं। और जब मोदी जी के नेतृत्व में लाए हैं, महाराष्ट्र में भी सीटें उम्मीद के मुताबिक नहीं मिली हैं, लेकिन मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने का जनादेश जनता ने दिया है, जनता का आशीर्वाद है। इसको कम करके आप लोग मत आंकिए, ये क्या बात है। हम तो 181 182 सीट आई थी अटल बिहारी वाजपेयी जी को, तब हमने सरकार चलाई है। आज हमारी गठबंधन में 292 सीट है और कंफर्टेबल मेजोरिटी है, आराम से सरकार चलाएंगे और मोदी जी के नेतृत्व में सरकार 5 साल चलेगी। पृथ्वीराज जी लेकिन से देखिए गुजारिश है देखिए कि अब आप आपको अच्छे भी पता है विपक्ष कि की ये जोड़ तोड़ की भूमिका- सरकार होगी, बैसाखियों की सरकार होगी। एनडीए के अंदर नीतीश कुमार कई बार पलटी मार चुके हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आपकी मंशा नहीं है या उनकी मंशा नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार के ऊपर भरोसा आप नहीं कर सकते। और चंद्रबाबू नायडू 2019 में प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ और बीजेपी के खिलाफ तीसरे मोर्चे को एकजुट करने के लिए निकले थे। यानी स्थितियां उतनी आसान भी नहीं रहेगी। वो जो बड़े फैसले, कड़े फैसले, वो जो एक इमेज थी कि नरेंद्र मोदी की सरकार कुछ भी फैसला कभी भी ले सकती है, उस तरह के डिसीजन मेकिंग अब नहीं हो पाएगी। और इंडिया अलायंस के नेता याद दिला रहे हैं कि इंडिया गठबंधन के संस्थापक, जनक, ब्रेन चाइल्ड तो नीतीश जी का ही है। जी, ये तो बनाया इंडिया गठबंधन नीतीश जी ने ऑफर कर दिया नीतीश कुमार को, डिप्टी पीएम ऑफर कर दिया है। और नीतीश जी की गारंटी तो जेडीयू के नेता सत्यप्रकाश मिश्रा हमारे स्टूडियो में बैठे, नीतीश जी की गारंटी ये भी नहीं लेंगे। हम मैं आपको सही बता रहा हूँ, मतलब जेडीयू के नेता भी नीतीश जी की गारंटी नहीं लेंगे। अमिश जी एक बात, पार्टी के मुख्य प्रवक्ता का बयान सुबह आ चुका है और नीतीश जी प्रधानमंत्री जी से मिले थे और नीतीश जी अभी एनडीए में कायम हैं। इस बात को समझिए कि एनडीए ने बिहार में 30 सीटों पे जीत हासिल की है। मैं डोंट टेक इट पर्सनली, मतलब मैं बस इसलिए वो बोला सत्य रख रहे हैं। आपको भी नहीं पता होगा, वो मुख्य प्रवक्ता को भी नहीं पता होगा कि कल सुबह नीतीश कुमार फैसला क्या ले ले। मतलब आप जो है ना सिर्फ सत्य पर ये प्रकाश देखिए, बोले विवेक, हो सकता है प्राइम मिनिस्टर बन जाए नीतीश कुमार। जी प्रकल्प स्वयं ही प्राइम देखिए, अब ऐसा भी नहीं हो रहा, ममता जी इतनी आसानी से भी नहीं अपना चार्ज छोड़ेंगी। लेकिन देखिए पृथ्वीराज चौहान, ये जो एक डिस्कशन हो रही है, मैं अमन भी बात कर रहे थे, मैं एक साफगोई से बात करना चाहता हूं। देखिए, इंडिया अलायंस के बाद नंबर नहीं है, लेकिन नीतीश और अगर कोई और एनडीए का घटक दल आपके साथ आता है तो आपकी कहानी फिट हो सकती है। ऐसे में मल्लिकार्जुन खड़गे को पीएम बनाएंगे, अखिलेश यादव को डिप्टी पीएम बनाएंगे, नीतीश बाबू को डिप्टी पीएम बनाएंगे, तो आपकी कहानी बढ़ेगी। और गृह मंत्रालय या वित्त मंत्रालय में से एक राहुल गांधी रखेंगे। ये जो थ्योरी चल रही है, इसमें कितना दम है? देखिए, इंडिया गठबंधन की कल मीटिंग है और सारे नेतागण कल दिल्ली में आपस में बातचीत करेंगे, कोई आगे का रास्ता ढूंढेंगे। अगर ये ऑफर जो है वो इंडिया गठबंधन की ओर से आ रहा है, हो सकता है ये ऑफर जो भी गुटों के आपने नाम लिए, चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, उनके कोई सहयोगी, उनकी तरफ से भी ऑफर आ सकता है कि साहब हमके कुछ दीजिए, तो हम भी आने को तैयार है। देखिए, राजनीति में कुछ भी संभव है और नीतीश जी के बारे में मैंने साथ में काम किया है, नीतीश जी कुछ भी कर सकते हैं। ये बड़ी बात आप कह रहे हैं।